हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डियर लर्नर्स में। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, जो कि सीटेट पेपर 2 में पूछे गए एज इट इज क्वेश्चन है, जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को और देखते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, किसी बिंब का चाल समय ग्राफ एक सीधी रेखा है तो निम्न में से कौन सा कथन निष्कर्ष माना जा सकता है। तो 3 कथन दिए हुए हैं और आपको बताना है कौन सा कथन इसमें निष्कर्ष होगा एक चाल समय ग्राफ की, एक यानी चाल समय ग्राफ का। देखिए, चाल समय ग्राफ अगर हम बनाएं और इसमें कहा जा रहा है कि ये क्या है, ये जो ग्राफ है ये एक सीधी रेखा है और सीधी रेखा हमेशा यहाँ पर प्रदर्शित करेगा बिंब की जो गति है वो यहाँ पर एक समान है। तो ये कथन हमारा बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर जब बिंब की गति एक समान होगी तभी वहाँ पर हमको जो चाल समय ग्राफ है वो यहाँ पर एक सीधी रेखा प्राप्त होगा। उसके अलावा बिंब विश्राम अवस्था में है तो ये भी एक हमारी कंडीशन बन सकती है। लेकिन बिंब की गति असमान है तो ये कथन हमारा गलत होगा, क्योंकि अगर असमान गति होगी तो इस प्रकार से हमें ग्राफ देखने को मिलेगा, वो एक सीधी रेखा नहीं होगा। तो यहाँ पर जो आंसर हमारा सही होगा वो होगा फर्स्ट नंबर, ए या बी। तो दोनों ही ऑप्शन हमारे सही होंगे, या तो ए भी एक कंडीशन हो सकता है और साथ ही साथ बी भी एक कंडीशन यहाँ पर हो सकता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, ठोस कणों का कौन सा गुण अवसादन की विधि में काम आता है। तो देखिए, जो अवसादन की विधि है इसका मतलब यह है कि तलहटी में किसी चीज का बैठ जाना, यहाँ पर अवसाद का जमा होना। आप देखते हैं नदियों के द्वारा कई सारे जो अवसाद हैं वो लकड़ जमा किए जाते हैं, तो वही विधि है अवसादन की विधि। तो इसमें कौन सा ठोस कणों का जो गुण है वो काम में आता है। तो इसमें जो गुण है वो यहाँ पर काम में आता है भारी तथा जल में अघुलनशील होना। देखिए, जैसे कि ये आपने एक पानी लिया किसी एक गिलास में और आप उसमें क्या डाल देते हैं, बालू डाल देते हैं, तो वो एक भारी पदार्थ में आ गया और जल में अघुलनशील भी है, तो ये यहाँ पर नीचे जमा हो जाएगा, अवसाद के रूप में जमा हो जाएगा। तो इसे ही हम क्या कहते हैं, अवसादन कहते हैं। और इसमें जो गुण होना चाहिए ठोस कणों का वो होना चाहिए भारी तथा जल में अघुलनशील। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, मोमबत्ती की ज्वाला में विभिन्न रेशों को जलाने पर अंतरा ने निम्न प्रेक्षण नोट किए। यानी आपको बताना है कि जो मोमबत्ती की ज्वाला में जलाए गए तो वो कौन कौन से यहाँ पर पदार्थ हो सकते हैं, कौन कौन से रेशे हो सकते हैं, उनकी बात की गई है। तो सबसे पहले एक्स नंबर पर है, चमकदार रोशनी के साथ जलता है और सलेटी काली राख बच जाती है। तो निम्न में से ऐसा कौन सा है, यानी जो कि चमकदार रोशनी के साथ भी जलता है और साथ ही साथ एक काली राख भी इसमें बच जाती है। तो ये देखिए, ये होता है क्या, ये होता है रेशम। उसके बाद कुंचित होकर जलता है और गहरी दरदरी राख उत्पन्न करता है। तो गहरी दरदरी राख कौन उत्पन्न करता है, तो ये करता है डेनिम। फिर है जलने पर पिघल जाता है। तो कौन सा ऐसा पदार्थ है, ऊन, रेयान या फिर नायलॉन, कौन सा ऐसा पदार्थ है जो कि जलने पर पिघल जाता है, तो ये है आपका नायलॉन। तो रेशम, डेनिम और नायलॉन हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा, थर्ड नंबर। अगला क्वेश्चन है, यदि यह मान लिया जाए कि प्रत्येक केस में प्रयुक्त सेल और बल्ब एक समान है तो निम्न में से किस सरल श्रेणी क्रम परिपथ में बल्ब अधिक उद्दीप्त होंगे। तो आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि हम इस केस में प्रयुक्त सेल और बल्ब एक समान ले लें तो किस सरल श्रेणी क्रम परिपथ में यहाँ पर बल्ब अधिक उद्दीप्त होगा, यानी जो बल्ब है वो काफ़ी तेजी से जलेगा। तो ये जो है संयोजन हमको करना पड़ेगा यहाँ पर, एक बल्ब और 2 सेल का। तो सेकंड नंबर ऑप्शन सही होगा, एक बल्ब और 2 सेल। अगला क्वेश्चन है, थायराइड ग्रंथि के उपयुक्त कार्य के लिए ए की आवश्यकता होती है और उसकी कमी से बी उत्पन्न करती है, और यह एक विशेष क्षेत्रीय अभाव जनित रोग है जो कि प्रायः सी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को होता है। ए का अभाव बच्चों में डी भी उत्पन्न करता है। तो आपको बताना है ये सभी चीजें, यानी ए बी सी डी यहाँ पर क्या है। तो थायराइड ग्रंथि के उपयुक्त कार्य के लिए यहाँ पर किसकी आवश्यकता होती है, तो ये देखिए यहाँ पर आपको थायराइड ग्रंथि के लिए आवश्यकता पड़ती है आयरन की। तो आयरन की यहाँ पर नीड होती है, और थायराइड ग्रंथि यानी इसकी कमी से, यानी आयरन की कमी से क्या होता है, तो एनीमिया नामक रोग हो जाता है, जिसे अरक्तता भी कहते हैं। यानी खून की कमी हो जाती है शरीर में, किसकी कमी से, आयरन की कमी से।
यह एक विशेष क्षेत्रीय अभाव जनित रोग है जो कि प्रायः सी क्षेत्रों में रहने वाले रोगों में होता है। यानी ये जो रोग है ये हमको देखने को मिलता है किस क्षेत्र के लोगों में, रेगिस्तानी लोगों में देखने को मिलता है। और ए का जो अभाव है यानी कि आयरन का जो अभाव है उससे बच्चों में डीबी उत्पन्न होता है, यानी बच्चों में जो वृद्धि है वो यहाँ पर अवरुद्ध हो जाती है। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा यहाँ पर लोहा, या आयरन को ही हम लोहा कहते हैं। अरक्तता, रेगिस्तानी और अवरुद्ध वृद्धि। तो यहाँ पर अरक्तता आप क्लू यहाँ पर ले सकते हैं कि जो आयरन है उसकी कमी से क्या होता है, उसकी कमी से अरक्तता ही होती है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्न कथनों को पढ़िए और सही उत्तर बताइए। तो कथन है ए, जब सूर्य और पृथ्वी के मध्य चंद्रमा आता है तब सूर्य ग्रहण होता है। तो देखिए जब सूर्य और पृथ्वी के मध्य चंद्रमा आता है तब सूर्य ग्रहण होता है, बिल्कुल सही बात है। और साथ ही साथ यहाँ पर जो R1 R2 भी आपके दिए हुए हैं, तो पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है और सूर्य का प्रकाश अवरुद्ध करती है। तो ये देखिए ये भी हमारा कथन बिल्कुल सही है। उसके बाद चंद्रमा पृथ्वी के कुछ भागों पर छाया उत्पन्न करता है और सूर्य का प्रकाश अवरुद्ध करता है। तो यहाँ पर देखिए जो ए है यहाँ पर, यानी कि ए के लिए जो R2 है ये इसकी सही व्याख्या करता है। R1 जो यहाँ पर सही व्याख्या नहीं करता, यानी पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है, ये कोई सेंस नहीं बनता सूर्य ग्रहण का, क्योंकि चंद्रमा पर छाया पड़ने का कोई भी औचित्य नहीं है। यहाँ पर पृथ्वी पर, यानी चंद्रमा पृथ्वी के कुछ भागों पर छाया उत्पन्न कर देता है और सूर्य के प्रकाश को अवरुद्ध कर देता है। यानी जैसे ये हमारा सूर्य है और ये हमारी क्या है, पृथ्वी है। तो देखिए बीच में जब यहाँ पर चंद्रमा आ जाएगा, जब सूर्य और पृथ्वी के मध्य चंद्रमा आ जाएगा तब यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस कंडीशन को हम कहते हैं सूर्य ग्रहण। और पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर यहाँ पर नहीं पड़ती, बल्कि चंद्रमा पृथ्वी के कुछ भागों पर छाया उत्पन्न करता है, जिससे हमको सूर्य का प्रकाश दिखाई नहीं देता और यहाँ पर ये सूर्य ग्रहण होता है। तो सही होगा हमारा R2। तो यहाँ पर ए सही है और ए की सही व्याख्या R2 है, ना कि R1। तो यहाँ पर आप इसको सही कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है, छाया निर्माण के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो ये कंडीशन भी आपको पढ़नी है कि कौन सा यहाँ पर सत्य नहीं है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात की जाए कि जो छाया की लंबाई है सर्वदा बिंब की लंबाई के समान होती है, तो ये जो कथन है ये हमारा सही नहीं है, जो कि पूछा गया है प्रश्न में। क्योंकि जो छाया की लंबाई है वो यहाँ पर प्रकाश पर डिपेंड करती है, प्रकाश से, और उस वस्तु की, यानी जो ऑब्जेक्ट है उसकी और प्रकाश स्रोत के बीच की जो दूरी है उस पर यहाँ पर डिपेंड करती है। जैसे ये ऑब्जेक्ट है, ये प्रकाश स्रोत है, तो जिस प्रकार से दूरी है आपने भी देखा होगा, जो आपके शरीर की परछाई बनती है तो वो प्रकाश के हिसाब से ही बनती है। ऐसा आप नहीं कह सकते कि छाया की लंबाई सर्वदा बिंब की लंबाई के समान होती है, यानी जो छाया की लंबाई है वो उस वस्तु की लंबाई के समान होती है, ऐसी कोई भी कंडीशन नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, अगला क्वेश्चन है, कथन है यहाँ पर, रेगिस्तानी पौधों में रंध्र प्रायः पत्तियों की सतह और गूदेदार तने पर उपस्थित होते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये कथन हमारा जो है वो सही है कि जो रेगिस्तानी पौधे होते हैं उनमें रंध्र प्रायः पत्तियों की सतह और गूदेदार तने पर उपलब्ध होते हैं। फिर पत्तियों की रंध्र की स्थिति पौधों में वाष्पोत्सर्जन की दर को प्रभावित करती है। तो बिल्कुल सही बात है, पत्तियों में जो रंध्र होते हैं वो कहीं ना कहीं वाष्पोत्सर्जन की दर को भी प्रभावित करते हैं, यानी ए और आर दोनों सही हैं। लेकिन वाष्पोत्सर्जन और इन तनों का यानी आपस में कोई भी संबंध नहीं है, तो ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन यहाँ पर ए का सही स्पष्टीकरण आर नहीं है। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है। फिर है अगला क्वेश्चन, पौधे का मादा जननांग एक्स कहलाता है। यानी बेसिकली आपसे एक ही क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं कि जो पौधों का मादा जननांग है वो क्या कहलाता है। इसके 3 भाग होते हैं, जिसमें मुख्यतः वाई पराग कणों के लिए ग्रहणशील सतह है। तो आपसे ये भी एक प्रश्न पूछा गया कि पराग कणों के लिए ग्रहणशील सतह क्या है, फिर है किसमें इसका निषेचन होता है, तीनों आपको बताना है। तो देखिए जो पौधे का मादा जननांग होता है उसे हम स्त्री केसर कहते हैं, और जो निर्जननांग होता है उसे पुंकेसर कहते हैं। तो 2 ऑप्शन तो हमारे पहले ही गलत हो जाते हैं। फिर स्त्री केसर के बाद जो इसके 3 भाग होते हैं इनमें आता है फिर वर्तिकाग्र, और फिर बीजांड में क्या होता है, निषेचन होता है। तो सही आंसर होगा यहाँ पर फर्स्ट नंबर। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर टेबल है और नीचे आपको बताना है
कौन सा यहाँ पर सही है। तो देखिए मानवों में पाया जाता है लेकिन इसमें केंद्रक नहीं होता। तो अगर हम बात करें मानव में पाया जाने वाला ऐसा क्या है जिसमें केंद्रक भी नहीं होता, तो ये है आपकी आरबीसी सेल्स। तो आरबीसी सेल्स में क्या नहीं पाया जाता, केंद्रक नहीं पाया जाता। फिर है यह एक वृहत रिक्तिका है। तो नीचे अगर हम ऑप्शन में देखेंगे तो कौन सी एक वृहत रिक्तिका है, तो ये है आपकी प्याज की झिल्ली। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा प्याज की झिल्ली। फिर है यह कोशिका भित्ति नहीं है। तो निम्न में से कौन सी कोशिका भित्त नहीं है, तो ये है आपकी गाल कोशिका। तो गाल कोशिका यहाँ पर कोशिका भित्त नहीं है। और फिर है यहाँ पर सेम के आकार का है और युग्मों में पाया जाता है। तो ऐसी कौन सी कोशिकाएं होती हैं, तो ये आपकी होती हैं यहाँ पर द्वार कोशिकाएं। अब हम नीचे यहाँ पर ऑप्शन में देखेंगे तो देखिए कई सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। तो नंबर 1 आरबीसी वाले देखेंगे तो ये हमारा केवल एक ही ऑप्शन यहाँ पर हमको दिखाई देता है। आरबीसी, प्याज की झिल्ली और गाल कोशिका, द्वार कोशिका और दोनों ओर से अनावृत नली के जो समान है वो है यहाँ पर आपकी जाइलम कोशिका। तो सेकंड नंबर ऑप्शन सही होगा। तो देखिए एक ही साथ आपसे 5 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं और आपको इन सभी को अच्छी तरीके से बताना भी है। अगला क्वेश्चन है द्रव्यमान और आयतन दिए हुए और आपको बताना है यदि जल का घनत्व तो 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है तो निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पर देखिए जल का घनत्व दिया गया है और साथ ही साथ द्रव्यमान और आयतन भी यहाँ पर दिए गए हैं। तो आपको बताना है कि कौन सा यहाँ पर सही होगा। अगर निम्न में हम बात करें इस टेबल से आपको यहाँ पर ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए जो घनत्व होगा वो सबसे जो कम देखने को मिलेगा, यानी जिसका घनत्व जल से कम होगा वही जल में तैरेगा। यानी 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब से यहाँ पर जो घनत्व है वो कम होना चाहिए। तो घनत्व बराबर क्या होता है, तो घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। तो इसमें अगर हम 5.4/5 करेंगे तो ये ए का घनत्व निकलेगा और कितना निकलेगा, लगभग 1 पॉइंट कुछ निकलेगा। यानी ये तो हमारा क्या हो गया, जल के घनत्व से ज़्यादा हो गया तो ए तो नहीं तैरेगा, यानी ए नहीं तैरेगा। फिर है बी का, तो यहाँ पर 4.6 अपान ये होगा 0.09 हो जाएगा किसका, बी का। और सी का घनत्व की अगर हम बात करें तो द्रव्यमान बटे आयतन, तो ये भी आपका 1.3 के समथिंग हो जाएगा। तो ये भी जल से ज़्यादा है, यानी सी भी नहीं तैरेगा। तो द्रव्य ए जल पर तैरेगा, नहीं तैरेगा क्योंकि इसका जो घनत्व है जल के घनत्व से अधिक है। ए और सी जल पर तैरेंगे तो ये भी कथन सही नहीं है। फिर है बी और सी जल पर तैरेंगे तो सी आ गया, तो ये भी कथन गलत हो गया। सही आंसर होगा द्रव बी जल पर तैरेगा क्योंकि इसका जो घनत्व है वो जल के घनत्व से कम है। अगला क्वेश्चन है ध्वनि के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। आपको बताना है कौन सा जो कथन है वो यहाँ पर सही नहीं है, ये चीज़ आपको यहाँ पर बतानी है। तो वायलिन और बांसुरी के एक साथ बजाने पर उत्पन्न ध्वनि एक समान चाल से चलती है, तो ये सही है। समान तीव्रता की 2 ध्वनि की तरंगों की जो सदैव एक समान उच्चता होगी, तो यही हमारा जो कथन है वो सही नहीं है। लेकिन आंसर यही हमारा सही है क्योंकि हमको वही पता लगाना है जो सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर वाष्पन की जो दर है वो किसके व्युत्क्रमानुपाती होती है, यानी रेसिप्रोकल का जो संबंध है वाष्पन की दर से वो किसका होता है, तो ये होता है आर्द्रता का, यानी ह्यूमिडिटी का व्युत्क्रमानुपाती रेसिप्रोकल यहाँ पर संबंध होता है किससे, वाष्पन की दर से। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है धातु ए तथा धातु बी को उसके लवणीय विलयन से विस्थापित कर सकती है किंतु सी को उसके लवणीय विलयन से विस्थापित नहीं कर पाती है। धातु बी धातु डी को लवणीय विलयन से विस्थापित करती है। निम्न में से कौन सा क्रम धातुओं की क्रियाशीलता का सही क्रम है। तो 2 से 3 बार ये क्वेश्चन हम आपको पढ़ा चुके हैं जिसमें आपको तत्व भी दे दिए जाते हैं, एल्यूमिनियम, जिंक, कॉपर आपस में कौन विस्थापित करेगा कौन नहीं करेगा। तो जो ज़्यादा यानी जो यहाँ पर विस्थापित कर रहा है दूसरे विलयन से वही यहाँ पर सबसे क्रियाशील होगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ए तथा धातु उसके लवणीय विलयन से विस्थापित करते हैं किंतु सी को विलयन से विस्थापित नहीं कर पाती, यानी ए और बी से ज़्यादा तो यहाँ पर क्या है, सी अभिक्रियाशील है।
उसके बाद फिर आता है धातु बी डी को उसके विलयन से विस्थापित कर देती है, यानी डी जो है वो बी से कम क्रियाशील होगा। तो सही यहाँ पर आंसर हो जाएगा थर्ड नंबर सी ग्रेटर देन ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन डी, यानी कि सी सबसे ज़्यादा यहाँ पर अब क्रियाशील है और डी सबसे कम क्रियाशील है, क्योंकि सी को उसके विलयन से विस्थापित नहीं कर पाती ए और बी। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, एक अधातु जो दो रूपों में पाई जाती है वो कौन सी है, यानी अधातु भी है और दो रूपों में पाई भी जाती है, तो ये है आपकी कार्बन। फिर है एक अधातु जो कमरे के तापमान पर द्रव्य है, और कमरे के तापमान पर द्रव्य कौन है, तो ये है ब्रोमीन। फिर है यहाँ पर एक धातु जो पीतल तथा कांसे का घटक है, ऐसी कौन सी धातु है जो पीतल में भी है और कांसे में भी है, तो ये है आपकी यहाँ पर कॉपर। तो कॉपर ही ऐसी धातु है। फिर है एक अधातु जो जल के रोगाणु मुक्त करने में प्रयुक्त होती है, तो ये है हमारी क्लोरीन, यानी क्लोरीन का यूज ही हम जल को रोगाणु मुक्त करने के लिए करते हैं। फिर है एक धातु जो विद्युत लेपन में प्रयुक्त होती है, तो ये है आपकी जिंक। तो सही आंसर हो जाएगा ए का थर्ड और बी का फोर्थ, तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मानवों में सिराओं के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, तो ये अधिकतर हृदय की ओर कार्बन डाइऑक्साइड रुधिर ले जाती हैं, तो बिल्कुल सही बात है। जो CO2 या अशुद्ध रक्त यहाँ पर ले जाती हैं जो सिराएं होती हैं। फिर इनकी भित्तियाँ मोटी होती हैं, तो ये जो कथन है ये हमारा सही नहीं है, क्योंकि धमनियों की जो भित्तियाँ हैं वो मोटी होती हैं। इनमें पार्ट होते हैं रुधिर को एक दिशा में प्रवाहित करते हैं, बिल्कुल सही बात है। ये त्वचा के नीचे पृष्ठ पर स्थित होती हैं, ये भी सही है, यानी सही आंसर होगा ACD। तो ACD यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है विषाणु के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, ये स्वतः प्रजनन कर सकते हैं, तो ये गलत होगा क्योंकि ये स्वतः प्रजनन नहीं कर सकते। फिर ये पर कोशिकाओं से पोषण प्राप्त करते हैं, तो बिल्कुल सही बात है। जो भी वायरस होते हैं ये पर कोशिकाओं से ही पोषण प्राप्त करते हैं, इनमें कोशिकीय संरचना नहीं होती, तो ये भी सही बात है। इनमें कोई भी कोशिकीय संरचना नहीं होती, बल्कि ये मृत पदार्थ के अपक्षय में मदद करते हैं, तो ये जो कथन है ये हमारा गलत होगा। तो यानी सही आंसर होगा बी और सी। अगला क्वेश्चन आ गया, देखिए कौन से जल जनित जीवाणु रोग हैं, यानी ये जीवाणु से होते हैं और जल से होते हैं, यानी दूषित जल से होने वाले रोग हैं। तो इनमें एक तो नंबर आता है आपका हैजा का और एक टाइफाइड का, तो सही आंसर होगा टाइफाइड और हैजा। तो एक होता है विब्रियो कोलेरा से और एक होता है साल्मोनेला टाइफी से। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा अनुकूलन जलीय पौधों की जल पर तैरते रहने में सहायता करता है, यानी कौन सा यहाँ पर अनुकूलन है, तो ये है पानी की ऊपरी सतह पर रंध्र। तो जो पानी की ऊपरी सतह पर रंध्र होते हैं ये उन जलीय पौधों की जल में तैरते रहने में क्या करते हैं, सहायता करते हैं। तो ये हमारे आज की इम्पोर्टेंट साइंस के क्वेश्चन थे, और अपनी प्रिपरेशन को और भी ज़्यादा बूस्ट करने के लिए आप यूज कर सकते हैं चक्षु प्रकाशन की इस बुक का, जिसमें NCERT पैटर्न पर और लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड लगभग 3000 प्लस क्वेश्चन दिए गए हैं, जो कि हर एक सब्जेक्ट से रिलेटेड हैं, यानी हिंदी, इंग्लिश लैंग्वेज, गणित, EVS और साथ ही साथ बाल विकास के जो क्वेश्चन हैं वो आपको इसमें देखने को मिलेंगे। तो आप इसी तरीके से चैनल से जुड़े रहें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में न्यू इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, और तब तक के लिए धन्यवाद।